अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन की डोमेन, रेंज और इसके जो है ग्राफ। मेन जो है वो हमारा जो तल्लक इसका जो है वो आप देखेंगे कि डोमेन और रेंज और ग्राफ के किसी भी फंक्शन का ग्राफ और डोमेन रेंज कैसे पता चलती है और कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। और फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी फंक्शन की दोबारा एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ फंक्शन हैं और उनके जो है वो ग्राफ हम जो है वो नीचे जो है वो ड्रा करेंगे कि कैसे जो है वो होते हैं ग्राफ इनके। तो यहाँ पर देखें, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज़ वन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। जो फंक्शन का जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कैसे कि वो कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज फॉलो। ये जो हम फंक्शन है इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं कि ये एक सेट एक्स से वाई के अंदर जो है वो मैप होता है, ठीक है। टू सेट्स एक्स टू वाई, मतलब फंक्शन जो रिलेट करता है दो सेटों से, एक एक्स और दूसरा वाई सेट हो। इफ़ एक्स इज़ अ सेट एक्स, जो हमारे पास इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इन अ सेट एक्स इज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई, image y is equal to f of x of set y, then is said to be a function f defined on set x। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास एक x और दूसरा y फंक्शन है तो उसके अंदर हमने हर एलिमेंट जो है वो स्मॉल x, हर एलिमेंट स्मॉल x किस सेट का, कैपिटल X का, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, वो एक ही एलिमेंट को मैप हो किससे, y, वाई नंबर स्मॉल वाई क्या ज़ाहिर कर रहा है, इस कैपिटल वाई के एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट से क्या हो, मैप हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, और वो जो एलिमेंट वाई है वो कैसे हासिल होगा, अगर फंक्शन के अंदर एक्स इनपुट देंगे तो वो वाई आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन को रिलेट करता है। और इसको ये जो नोटेशन है ये असल में फंक्शन की नोटेशन है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो है वो सेट एक्स के जो एलिमेंट होते हैं स्मॉल एक्स, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो सेट वाई के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको जो है वो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर दो सेटों को आपस में जो है वो रिलेशन होता है, जिस तरह एक ये सेट है, इस तरह दूसरा सेट लिख लें, यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और 4। तो ये एक सेट एक्स है और ये सेट जो है ये हमारे पास वाई है। तो ये एक एलिमेंट इससे मैप हो रहा है और ये सेट जो है वो एलिमेंट जो है वो इससे मैप हो रहा है। यही बात उसने यहाँ पर लिखी है। तो ये जो एलिमेंट है अंदर वाले, ये क्या है, स्मॉल एक्स हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाले इसके एलिमेंट हैं इसको हम किस जार करेंगे, स्मॉल वाई से सार करेंगे, ठीक है। सेटों का नाम क्या है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। और इनके जो अंदर छोटे एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है। और ये एक एक एलिमेंट से क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। और ये जो है ये फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो वाई के एलिमेंट हैं ये कैसे आते हैं, जब हम x की जो है वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 3 ना लिखता मैं 1 लिखता, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास फंक्शन में अगर इस तरह लिख देता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, तो x की वैल्यू में 1 पुट करता तो आंसर क्या आना था, 1, नहीं 1 का स्केयर 1। तो अगर मैं 2 पुट करता तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करता तो 2 का स्केयर क्या आ जाना था, 4 आ जाना था। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x की वैल्यू डिपेंड करती है, y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। जैसे ही x चेंज होगा वैसे ही y चेंज होगा। तो ये तो था फंक्शन का आपस में तल्लक। तो अब आगे चलते हैं कि फंक्शन जो है वो होते कौन सा। सबसे पहले फंक्शन हम पढ़ेंगे सेट, सबसे पहले फंक्शन होता है इवन फंक्शन, फिर है ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। अब ये जो तीन फंक्शन है, यहाँ पर इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर एक्स के अंदर, हर एक्स के अंदर माइनस एक्स को रिप्लेस किया जाए और फंक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिखूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि एफ़ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक फ़ंक्शन है एक्स केयर, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि फ़ंक्शन को देखें तो उसमें लिखा है कि एक्स एफ ऑफ माइनस एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, हर एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का स्केयर। तो देखें ये जो माइनस है इसका स्केयर की वजह से ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और यहाँ पर फिर आंसर क्या आ जाएगा, स्केयर ही आ जाएगा, एक्स स्केयर। और ये देखें ये जो एक्स स्केयर है यही एक्स स्केयर यहाँ पर है और ये एक्स स्केयर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया,
एफ ऑफ एक्स के, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है। मतलब ये है कि हर फंक्शन के अंदर हर एक्स की जगह पर माइनस एक्स को रिप्लेस करें और कोई भी फ़र्क ना पड़े तो उसको हम क्या कर लेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन जो है वो उसके लिए हम देखते हैं, दोबारा फंक्शन लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, एक हमारे पास फंक्शन है मिसाल के तौर पर, तो अब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ एक्स को माइनस एक्स के अंदर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर थ्री। तो अब आप माइनस एक्स की पावर जब थ्री लेंगे तो माइनस एक्स की पावर थ्री ही आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। अब ये देखें, ये जो एक्स थ्री है ये एक्स थ्री यही है, और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इस एक्स थ्री की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कौन सा बन गया, ऑड फंक्शन। तो एक्स को माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ऑड, अगर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो वो इवन फंक्शन है। तो ये हर फंक्शन जो है या तो इवन होता है या ऑड होता है या नैदर इवन नॉर ऑड। तो यहाँ पर मतलब ये है कि वो ना, मतलब हमारे पास कॉमन आए, माइनस बाहर ना निकले, और फंक्शन के अंदर वो आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे, चलो अब तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि इवन और ऑड जो है वो क्या होता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं और ना ऑड होते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स, उसके अंदर हमने कोई एक ऐसी वैल्यू ऐड की और कुछ वैल्यू ऐड की उस फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन का जो आंसर है वो फिर भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आया, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं पीरियोडिक फंक्शन की, तो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो असल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स जो है ना, इसका जो पीरियड है वो है टू पाई। अब अगर मतलब ये होता है कि जो पीरियड होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का अपनी कुछ वैल्यू के बाद रिपीट करना, कुछ ड्यूरेशन के बाद अपने आप को क्या करना, रिपीट करना, वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है, ठीक है, हर चीज़ का। तो अब यहाँ पर फंक्शन का पीरियड का मतलब भी ये है कि फंक्शन भी अपनी कुछ वैल्यूज़ के बाद अपनी वैल्यू को क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है, और ज़ीरो के ऊपर साइन ज़ीरो के ऊपर आंसर जो है वो क्या देगा, ज़ीरो ही देगा, ठीक है, आंसर जो है वो ज़ीरो ही देगा। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ फिर एफ ऑफ ज़ीरो प्लस टू पाई या 360, ठीक है, थ्री ज़ीरो के अंदर 360 जमा किया और यहाँ पर भी यही काम किया कि साइन के अंदर ज़ीरो प्लस 360 लगाई वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। साइन ज़ीरो के ऊपर भी आंसर ज़ीरो देगा, साइन ज़ीरो प्लस 360 के ऊपर भी आंसर क्या दे रहा है, ज़ीरो ही दे रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है कि कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद भी आंसर वही दे, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है, अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट करता है, ठीक है। तो ये बात अब जहन में रखना है कि हर फंक्शन कुछ वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। जब अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट करता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और जिस वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड। तो साइन का जो पीरियड है वो 360 है। ज़ीरो या किसी भी वैल्यू के अंदर, अब देखें साइन ज़ीरो को कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, और सब जब साइन 360 पुट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तब भी आप देखिएगा कि आंसर ज़ीरो ही आता है। तो इसका मतलब 360 इसका क्या है, पीरियड है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इवन फंक्शन की नीचे एग्जांपल दी है, देखें एफ ऑफ एक्स की वो डेफिनेशन लिखी है कि अगर एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दें कोई फ़र्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन है। ये जो एक्स स्केयर वाली मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, और कॉज एक्स फंक्शन भी एक हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आप इसके अंदर भी एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये माइनस एक्स जो है वो कॉज जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वजह से ये माइनस एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होकर एक्स ही आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। तो ये साइन जो है ये क्यूब वाला जो मैंने अभी बताया था एक्स थ्री
और साइन। ये x3 वाला जो है एफ ऑफ एक्स x3 ये भी ऑड फंक्शन है, और ये जो कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। और जो हमारे पास साइन है वो क्या है, ऑड है। देखें यहाँ पर कॉस के साथ माइनस था तो कॉस से माइनस को ख़त्म कर दिया और ये कॉस एक्स आ गया, लेकिन साइन ऐसा नहीं करता, ये माइनस ख़त्म नहीं करता, ये माइनस को बाहर निकाल देता है और साइन एक्स रह जाता है। तो इस वजह से ये क्या बनता है, ऑड फंक्शन बनता है। और ये आपको कुछ फंक्शन मैंने नीचे लिखे हैं, इन फंक्शन की आपने चेक करना है कि कौन सा इवन है और कौन सा जो है वो ऑड है। और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे ना, वो ना आपको इवन मालूम होंगे ना ही ऑड, तो इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे, नेदर इवन नॉर ऑड। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका उलट, इनवर्स से आपको पता चलना चाहिए कि उलट उल्ट होता है काम, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, तो तब हमारे पास y जो है वो हमारे पास ये जो f जो है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। या हम कह दें कि y इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स के। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, y इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन है और ये इसका क्या है, इनवर्स है, जो काम उलट करना, ठीक है, जो भी है। तो इसके लिए अब यहाँ पर देखें, अगर ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का ग्राफ है। तो ये फंक्शन का ग्राफ है, ये देखिए सेम टू सेम वैसा एक ग्राफ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उलट होगी। तो ये इनवर्स का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ, ये इसके इनवर्स का ग्राफ। तो सिर्फ जो है वो इनकी इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब हम इन्वर्स जो है वो लेते हैं किसी भी फंक्शन का। तो अब ये सिंपल सिर्फ आपको समझाया है, यहाँ पर किसी का इन्वर्स हमने फाइंड नहीं किया, हमने सिंपल एक फंक्शन अपने पास से फ़र्ज़ किया है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ नाम ही रखा है। तो ये आपने भी इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो इस तरह का मतलब उसको शो कर देना है डायग्राम के इस तरह। मतलब ये है कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, तो इसका क्या हो जाएगा, उलट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा ही बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो मैं यहाँ पर उल्ट इस तरह बना देता हूँ पहले, तो बा उल्ट जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, इस तरह नीचे की तरफ बन जाएगा। तो अगर पहले हम इस तरह बना रहे हैं तो उल्ट क्या बनेगा, इसके इस तरह डायरेक्शन में बन जाएगा। या फिर आप इस तरह पहले ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो उल्ट क्या होगा, नीचे की तरफ। तो ये आप ग्राफ जो है वो जिस तरह का मर्जी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही बनाना है। तो उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कंपोजिट फंक्शन का, कि दो फंक्शन का मिलकर एक काम करना। जिस तरह हमारे पास वॉशिंग मशीन और ड्रायर जो है घरों के अंदर होते हैं, तो ये काम ये इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ड्रायर नहीं होता, और कुछ ड्रायर जो है वो अलग से काम करते हैं। मतलब ड्रायर के अंदर मशीन जो है वो वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम नहीं होता। तो अगर वो कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर ड्रायर फिट होता है, मतलब इकट्ठा ही होता है। तो यहाँ पर यही काम है कि हमने दो फंक्शन को, ड्रायर का काम और फंक्शन मशीन का काम को इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अब यहाँ पर देख के दो फंक्शनों का मिलकर एक काम करना कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है ना। और उनका यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स है, और इस फंक्शन का नाम y है, इसका क्या है, u है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर ये जो u की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर पुट कर दी जाके, y वैसे ही आ गया, f वैसे ही आ गया, और इस u की जगह पर हमने क्या लिख दिया, g ऑफ x। तो ये क्या बन गया, y इज़ इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन जो है वो हमारे पास फंक्शन के, ये फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर भी ये फंक्शन फिट हो गया। तो इस तरह मतलब ये है कि दो फंक्शन जो है वो इकट्ठे हो गए और एक फंक्शन जो है वो काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो इस तरह भी हमारे पास, अगर एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, और इसको कंपोजिट अगर किया जाए तो इस तरह लिखा जाता है एफ ऑफ जी, ठीक है, कंपोजिट कर दिया, ठीक है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी का मतलब ये है कि जी के एफ़ के अंदर जी फंक्शन को फिट किया हुआ है, और यहाँ पर यह है कि एफ़ को जी के अंदर जो है वो फिट किया हुआ है, यहाँ पर जी को एफ़ के अंदर जो है वो हमने फिट किया। ये ओ से मुराद सिर्फ इसकी कंपोजिशन है, या आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास एफ़, ठीक है, और जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने पहले बोला वैसे ही लिखना है। तो इस तरह उसने
ये इस तरह लिखा हुआ है जैसे मैंने नीचे लिखा है। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन अब यहाँ पर ये है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है कि ए जिसकी डिग्री क्या हो 1, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी जनरल नोटेशन है। और ये जो x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है ये असल में इसकी डोमेन है। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें जो ज़ाहिर कर रही हैं, द नंबर ए इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। ये जो ए है यहाँ पर क्या है, स्लोप को ज़ाहिर करती है। या आप इसको इसी तरह भी लिखा जा सकता है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कई जगह के ऊपर ऐसे भी लिखा होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये ए जो है ये या आप ए कह लें या आप इसको एम कह लें, बात वही है। ए यहाँ पर स्लोप को ज़ाहिर कर रही है कि इसकी ढलवान जो है वो कितनी है, ये वाली जो चीज़ स्लोप को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। और इज इक्वल टू द, ये जो इट इज़ इक्वल टू द टेजेंट एट द एंगल, टेजेंट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फ़ा। अगर आपने इस ए की वैल्यू निकालनी है, स्लोप की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये जो एंगल अल्फ़ा है यहाँ पर, ये एंगल, इसको आपने क्या पुट कर देना है, टेन के अंदर पुट कर देना है। टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आपको जो है वो एंगल मिलेगा, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है और यहाँ पर उसने ए लिखा हुआ है, असल में ये ए इज इक्वल टू क्या है, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आपको एंगल जो है वो यहाँ पर इसकी क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। और ये यहाँ पर जो है वो एंगल जो है वो ये पुट करना पड़ेगा आपको ए निकालने के लिए। ये हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा। मतलब ये एंगल पुट कर देंगे किसके अंदर, टेन के अंदर, तो आपको स्लोप मिल जाएगी। उसके बाद ये जो बी जो है, ये बी क्या चीज़ है, बी जहन में रखिएगा ये हमेशा वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये जो लाइन है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही होती है, ठीक है, काट रही होती है। जब भी आपको ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा हो वाई इज इक्वल टू 3x+4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इसकी क्या है, स्लोप है। और 3 का मतलब क्या है कि इसकी ढलवान, ठीक है। और उसके बाद 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये 4 के ऊपर वाई एक्सिस को 4 के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू है इस हिसाब से क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये वाई इंटरसेप्ट होता है जहाँ पर वाई जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस को लाइन जो है वो कट कर रही होती है। और जो 3 जो है ये इसकी क्या होती है, स्लोप। तो आपको अगर इक्वेशन इस तरह की दे के पूछा जाए कि स्लोप क्या होगी, तो आप ये होगी, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा एक ग्राफ जो है वो बनेगा। और ये बात ध्यान में रखनी है कि डोमेन इसकी अब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी इसकी क्या होती है, रियल नंबर ही होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका ग्राफ जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ बनता है। तो इसका जो है वो ग्राफ, बल्कि इसका ग्राफ कह दिया, वो लीनियर का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रेटिक का जो है ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या बनता है, कि पैराबोला की शेप के अंदर बनता है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री जो है वो 2 होती है। मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। इसके अंदर 2 से ज़्यादा कोई मतलब वेरिएबल की पावर नहीं आएगी। जिस तरह यहाँ पर एक्स स्केयर है, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर है। और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। और इसकी जनरल फॉर्म ये होती है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ठीक है, उसके बाद इसका जो है वो ए बी सी जो है वो रियल नंबर होंगे, और यहाँ पर ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, एक पैराबोला। जिस तरह एक लाइन जो है वो, लाइन का नाम लाइन है, तो एक शेप है, ये नीचे शेप बनी हुई है, इस शेप का जो नाम है वो क्या है, पैराबोला है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो क्या बनता है, इसका पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाए, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ पैराबोला, अब ये जो है ब्रांचेस हैं इसकी ऊपर वाली, इसकी जो डायरेक्शन है पैराबोला की डिपेंड करेगी ए के साइन के ऊपर। मतलब जो है वो साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए, कि अगर ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये ए जो है ऊपर हमने जो लिखा था, सॉरी नीचे चलते हैं हम, कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास, अगर ये जो है ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, नीचे यहाँ पर देखें ना,
एक ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ग्राफ जो है वो क्या होगा, कनकेव और अपवर्ड होगा, मतलब इस तरह का, जिस तरह ये ऊपर बना, ये वाला बना हुआ है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन हुई तब, ठीक है, अगर ए की वैल्यू लेस देन हुई, इस तरह ये है, तो पैराबोला हमारे पास क्या होगा, कनकेव जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसकी मतलब ये देखें, ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो तो डाउनवर्ड, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो तो अपवर्ड होगा। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो तो ब्रांचेस ऊपर की तरफ, अगर ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो तो ब्रांचेस नीचे की तरफ होंगी। अब इसको ग्राफ बनाना कैसे है, ये असल में बनता कैसे है, जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ लेके ही आपको कुछ पॉइंट चाहिए होंगे, कुछ पॉइंटों से आपका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर देखें, ये उसने जो है वो आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या हुआ है, कहा हुआ है कि आप -1 0 1 2 3 4 और 5 जो है वो आप इन पॉइंट्स को लें और आप इनका जो है वो ग्राफ बनाएं। आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते आपको पता न चलना चाहिए कि इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो वन, और क्यों, वन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन, ब्रांचेस जो है वो अपवर्ड होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। और आपने इसका ग्राफ बनाना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 5 तक इसका जो है वो आप ग्राफ बना दें। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक इसको, सिंपल बात है कि आप ये x की वैल्यू है, आप y की वैल्यू निकालेंगे, -1 को आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे, 9 आ गया, ठीक है। फिर आप ज़ीरो को पुट किया आपने यहाँ पर, तो आंसर आपके पास क्या आया, 4 आया, वो आपने लिख दिया। फिर 1 पुट किया, सारी जो है वो वैल्यूज़ आपने नीचे लिख देनी है। अब ये ऊपर वाली जो है वो x की वैल्यू है, नीचे जो आपके पास क्या है, y की वैल्यू है। अब आपने इनका बनाना है ग्राफ। तो आपके पास देखें x की वैल्यू क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है, 9। तो आप नीचे जाएं, आपने पहले x वैल्यूज़ बनाई, अब आपने इसके ऊपर ड्रा करना है ग्राफ। तो आप यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या है, -1, और y क्या है, 9। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखें -1, और y की वैल्यू क्या है वहाँ पर, 9। यहाँ पर 8, और उसके बाद ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 9 बनेगा। इससे थोड़ा सा जो है वो ऊपर जाएंगे 8, और क्योंकि यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या है, 10 है, तो इसका मतलब इसके सेंटर के अंदर क्या होगा, 9 होगा। तो ये सेंटर वाली जो लाइन है इसके सामने जो है वो क्या बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ जहाँ पर -1 और 9 ये जो लाइन है ये आपस में कट करेंगे, वहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जाके ये मिल रहे हैं दोनों, इसको इस तरफ को बनाना है और इसको जो है वो ऊपर की तरफ। तो जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्रॉस का निशान आपने लगा दिया। इसी तरह आपके पास क्या है, ज़ीरो, और फिर क्या है, 4। फिर आप देखेंगे ज़ीरो, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पर ये सीधा यहाँ पर ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, क्रॉस का निशान। फिर आपके पास है 1 के ऊपर x की वैल्यू भी 1। तो देखें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये 0 और 2 दरमियान में होगी 1, तो यहाँ पर जाके आपस में मिलेंगे, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया। इसी तरह फिर आपके पास है 2 के ऊपर आंसर क्या है, 0। तो 2 ये है हमारे पास x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है इसके सामने, 0, तो y हमके सामने 0 आ रहा है, तो यहाँ पर निशान लग जाएगा। उसके बाद इसी तरह आगे जो है वो 3 के ऊपर है 1 और 4 के ऊपर 4, तो 3 पे 1, 3 पे 1, तो ये 1 यहाँ पर आएगा इन दोनों के दरम्यान में, तो यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान। और 4 के ऊपर फिर हमारे पास जो है वो आगे चले जाएं तो ये 4 है, तो ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, तो यहाँ पर कट हो गया। तो इसी तरह ये जो जितने भी पॉइंट मिले, इन पॉइंटों को अगर आपस में मिलाएं तो आपके पास क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी ग्राफ का जो है वो, किसी भी फंक्शन का पैराबोला हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आप उसका जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे एक दी हुई है, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह आप इसको जो लेंगे, और यहाँ पर भी देखें x की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही बनेगा। तो ये आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे खुद से,
और एक नीचे आपको ग्राफ जो है वो ये वाला बना हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ आपके सामने हैं, ठीक है, और वाई की वैल्यू आपके पास नीचे निकाली हुई हैं, और आप इसका जो है वो ग्राफ जो है वो सामने बना हुआ है। ये ग्राफ आप बेशक यहाँ से मैं ना बनाएं, आप खुद जो है वो लें, आपके पास जो है वो फोल्डर होगा, फोल्डर पे आप लाइनें लगा के वहाँ पर इसको जो है वो ड्रा करें। लेकिन एक्स की वैल्यू भी आपके पास है, वाई भी हैं आपको दी हुई, तो आप जो है वो इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और लीनियर फंक्शन हो, इन दोनों का जो है वो ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इनका क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं से भी ले लें आप, ठीक है, और आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। ये कहीं से भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही दो क्वेश्चन आए। तो इनकी जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लीनियर फंक्शन की और क्वाड्रेटिक फंक्शन की। लीनियर फंक्शन जब भी आएगा उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। और लीनियर फंक्शन की पहचान क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए आपके पास क्या होती है, स्लोप, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो डिपेंड करती है कि पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।